सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बड़े ज़बरदस्त हैं और जैसे कि हमने वादा किया था, वादा हम हमेशा पूरा करते हैं। तो हमने दोबारा दावत दी है आज अली मलिक साहब को। सर बहुत शुक्रिया आने का। अली मलिक साहब पहले भी हमारे शो पे आए थे लेकिन बातें अधूरी रह गई थी और हमने कहा उनको मुकम्मल करें। अली मलिक साहब एक फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं और पिछला शो हमने ज़रा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर डिस्कशन की थी। अब हम ज़रा पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, जो तमाम पाकिस्तानी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और तमाम जो जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं उनको डिस्कस। हमारे से बड़ा सादा सवाल है कि दुनिया में अभी 1-1.5-2 महीने में 3 जंगें जो हैं वो लगी और एक तो खैर देर से चल रही थी, 2 ऐसी थी जो बड़ी फ्रेश नौयत की लगी जंगें और फिर अल्लाह का शुक्र अभी तक सीज़ फायर है और एक हद तक बरकरार है। तो इस सूरत हाल में एक शख्स जो अभी हो गया है 26-28 साल का और उसने फ़ैसला किया शादी करने का, वो शादी तो कर लेगा। उसके बाद ज़ाहिर है उसको प्रोक्रिएट करने का भी होगा, रिप्रोड्यूस करने का भी होगा। इंसानी फितरत है। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया जो है वो ये जंगी मामलात के अंदर और मुब्तला होने को जा रही है? और सेकेंडली इसके अंदर के किसी शख्स को अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है उसमें कोई तब्दीली लानी चाहिए या वही जिस तरह पुराना सिस्टम चल रहा है कि जी लेट्स गेट लार्जर? सर जो ये टाइम है ना, हमें लग रहा है कि ये एक्सेप्शन है और उसकी वजह ये है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद के जो तकरीबन कुछ 70-80 साल हैं, 80 साल हो गए तकरीबन, वो एक रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी का पीरियड था कंपैरेटिवली। मतलब उसमें वो इतनी स्टेबिलिटी का पीरियड था कि एक बहुत बड़ी एम्पायर कोलैप्स की लेकिन वो भी बगैर किसी रिपल के चुप करके साइड पे हो गई। और उसकी वजह ये है कि मतलब को ग्लोबल सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, वेस्ट की अंडर यूएस पावर अनक्वेश्चनेबल थी। तो उस वजह से वो पीरियड मतलब जंगे में हुई अफ़गानिस्तान की, इराक़ की, लेकिन वो बड़े लोकलाइज थे। इवन कोल्ड वॉर जो थी वो भी मतलब कहीं पर एक सर्टन लेवल से आगे नहीं बढ़ी थी सोवियत यूनियन और अमेरिका की। तो ये 80 साल जो है ना, अभी हमारी साइकी इस तरह बन गई है कि शायद ह्यूमन हिस्ट्री का नॉर्म ये है। ये 80 साल ह्यूमन हिस्ट्री का नॉर्म नहीं है, ये 80 साल ह्यूमन हिस्ट्री की एक्सेप्शन है। वरना ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो कॉन्टीन्यूसली वैसी ही है जैसे हालात शायद जिसमें से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट होंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम जो मतलब वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन से शुरू हुआ था और जो कंसोलिडेट हुआ वर्ल्ड वॉर्स के बाद वो अब शायद उसमें टर्बुलेंस, उसमें चेंज के आसार नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमने अपनी ज़िंदगियों में शायद मतलब हम सब ने अपनी ज़िंदगियों में ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ देखी है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हुई है। मतलब आप चाइना का राइज़ देख लें, उससे पहले जापान का राइज़ था, ईस्ट एशिया के दूसरे ममालिक हैं, साउथ ईस्ट एशिया के। तो वेल्थ जो है उसकी कंसंट्रेशन अब जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो चुकी है। इवन गल्फ़ या जीसीसी के ममालिक हैं। अब जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली वो उसकी मैनिफेस्टेशन है उस ट्रांसफ़र के बाद, क्योंकि जब दौलत का एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर गई, जब मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई, तो उसके बाद जो पावर डायनामिक्स हैं वो भी चेंज होते हैं। तो अब बेसिकली आपको जो कुछ नज़र आ रहा है वो पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में वो उस चेंज की वजह से जो कश्मकश आ रही है वो नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जैसे आपने चाइना का जिक्र किया, गल्फ नेशंस का जिक्र किया, अब इसको हम और अनपैक कर लेते हैं कि बिल्कुल ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ हुई, ये मुल्क जो हैं बड़े हुए, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर आया, लोग इनसे ट्रेड करना चाहते हैं, वेस्ट जो है इनके साथ ट्रेड करना चाहता है। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली वेस्टर्न जो ममालिक जहाँ पर वेल्थ होती थी उनको थोड़ा सा इस पावर ग्रास उनके हाथों से क्योंकि जा रही है तो वो फिर चाहेंगे कि ये ख़िता जो है इनमें थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहे। उस इंस्टेबिलिटी का बायस ये हुआ कि पावर वो उनके में देखें जो हमारी इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इजराइल ईरान का हुआ, एक हद तक यूक्रेन रूस का हुआ, उसके अंदर अमेरिका एक डोमिनेटिंग फोर्स थी इन टर्म्स ऑफ सालसी। तो क्या
वर्ल्ड व्यू उनका जो है अमेरिका का वो ये है कि जी हम जगह जगह जाके सालसी कराएंगे, लेकिन फिर हम अपना इंटरेस्ट भी रखेंगे वहाँ पे, वी विल बी ऑन द टेबल। क्या ये उनकी थिंकिंग है या इसका कोई लार्जर प्लान आपको लग रहा है? सर देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बात बड़ी सीधी सी है और वो ये है कि जो पुरानी डोमिनेंट ऑर्डर है वो आखिरी हद तक जाके कोशिश करेगा कि वो अपनी पावर को जितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है वो उसको करने की कोशिश करे। दूसरा, एक वो जो परपेचुअल केओस है वो हमेशा से मतलब एम्पायर या पावर्स का मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में कई हज़ार साल पहले से कि आप एक एरिया ऑफ इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई थ्रेट इमर्ज कर रहा है, तो उस वजह से उसकी कंसंट्रेशन जो है वो उस तरफ को ज़्यादा हो जाती है। यही अप्रोच चाइना ने नॉर्दर्न बारबेरियंस के लिए इस्तेमाल की कई हज़ार साल पहले। यही अप्रोच पर्शियंस ने इस्तेमाल की सेंट्रल एशिया के ऊपर। यही अप्रोच सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने इस्तेमाल की जब पोलैंड के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, इस तरह के दूसरे जो हॉटस्पॉट थे। तो एक तो ये चीज़ तो मतलब पुराना ऑर्डर बिल्कुल करेगा। दूसरा लेकिन ये भी है कि जब पावर डायनामिक्स चेंज हो रही हैं तो अब हर एक को ये लग रहा है कि शायद वो इसमें अपनी पाए भी इंक्रीज़ कर सकता है, तो वो पाए इंक्रीज़ करने की कोशिशें भी बिल्कुल साथ साथ होगी। सो फॉर इंस्टेंस जिस तरह कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पीछे कॉन्फ्लिक्ट था, आई थिंक इसकी मतलब 2 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन तो ये है कि आप इसको इस तरह देख लें कि पाकिस्तान चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब था, तो इंडिया को ये लग रहा था कि अगर वो एक राइजिंग चाइना जो है उसको आज हमने किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज ना किया और वो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट करेंगे, तो आगे चल के तो हमारे पास ये मौका ही नहीं रहेगा। तो एक इसकी डायनामिक ये हो सकती है जिसको आप देख सकते हैं, और दूसरी डायनामिक ये भी हो सकती है कि जब ये दुनिया टर्बुलेंस में है तो हम अपने आप को असर्ट करें कि हम यहाँ पर छोटे मुल्कों के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, ताकि वो वेस्ट जो डिक्लाइन पे है वो हम पे ज़्यादा बैंक करना शुरू कर दे और उससे भी हमारा जो जियो स्ट्रेटिजिक क्लाउट है वो बढ़ जाए। शायद कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन आई थिंक अगर आप ये इसराइल और ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट देखें तो उसके अंदर भी है। अगर आप रूस यूक्रेन वाला देखें तो रूस के ख्याल में, और शायद किसी हद तक ये ख्याल सही भी है, कि यूरोप और वेस्ट ओवरऑल वीकनेस की तरफ जा रहा है। तो अब वो जो पुराना रूस, नॉट ओनली सोवियत यूनियन बट उससे पहले इवन ज़ार का जो रूस था, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपना फुटप्रिंट दोबारा उधर एक्सपैंड करना शुरू करें, तो मतलब उसकी एक डायमेंशन ये भी है। तो ये मतलब वो जिसको कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा वजूहात, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जब ग्लोबल ऑर्डर फ्लक्स में है तो फिर उस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। मसलन अगर मतलब वही वाली बात है कि मतलब वो फ्लक्स का एक और जो मसला होता है वो ये होता है कि आपको ये समझ नहीं आता है कौन किसका दुश्मन और कौन किसका दोस्त है। सो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान चाइना के करीब है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप ब्रॉडली देखें तो अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल है, और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट शायद उसका झुकाव थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो शायद आपको मतलब वो जिसको कहते हैं ना वो जो अगर आप किसी एक फैक्टर के ऊपर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको एनालाइज करना। बट यहाँ मल्टीपल फैक्टर इन प्ले होते हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस अमेरिका के केस में शायद ये कंसिडरेशन ये भी हो सकती है कि अच्छा जी ये हमारे पुराने तादी थे और उन्होंने प्रूव किया है कि अभी भी तगड़े हैं, तो हमने इनको जाने क्यों दिया था, शायद इनको कोशिश करके वापस खींच के लाएं। तो ये इस तरह के बड़े कॉम्प्लेक्स से डायनामिक्स होंगे, बट ब्रॉडर चक्कर यही है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो फ्लक्स में। अच्छा, आपने कहा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो फ्लक्स में है, अगर वो स्टेबल हो जाता है तो शायद दुनिया वापस पिछले जिस तरह से आपने कहा 100 साल बड़े स्टेबल गुजरे थे तो शायद उस तरह चली जाए। अभी भी जिस तरह निज़ामी साहब को बड़ा ये जो है लगा है कि एक वक्त में 3 जंगें होना जो है ये बड़ी एक्सेप्शनल सी सिचुएशन है, तो 180 से ऊपर मुल्क हैं, अगर 6 एट वॉर चले गए एक साल में तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एक इनफरादी तौर पर तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो मेरा तो उसमें कोई लेना देना नहीं था, ना मैं लगाने वालों में से था, ना मैं सुलह करने वालों में से था। तो ऐसे मौक़ों पे जो आप वो जिस तरह से बात हुई, अभी 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी गुजरा है, तो ये इन चीज़ों पर तो फैसले नहीं किए जा सकते। नंबर 1 चीज़ क्योंकि वो मतलब हो सकता है किसी मुल्क की जंग लग जाए, हो सकता है ना लगे। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन इस पर कोई कानून साजी भी नहीं हो सकती, ये हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है
लेकिन जो अब एक और चीज़ आ गई है AI और दूसरी चीज़ों की वजह से कि जो बंदा गरीब है उसके लिए मौक़े कम है, उसके लिए अपने आप को बेहतर करना, अपनी औलाद को बेसिक सहूलियात प्रोवाइड करना शायद पहले से भी मुश्किल हो गया है। अभी जैसे जैसे आबादी और बढ़ेगी, अगर वो स्किल्ड लोग नहीं होंगे तो अनस्किल्ड वर्कर की जो यहाँ पर एक तनख्वाह है वो बढ़ने के बजाय मज़ीद कम हो जाएगी। तो क्या ऐसे मौके पे कोई अवेयरनेस कैंपेन इस लिहाज से होनी चाहिए? है तो इनसेंसिटिव बात कि अगर आप गरीब हैं तो देख लें, कम बच्चे पैदा करें, अमीर हैं तो बेशक ज़्यादा कर लें, इस तरह की कोई चीज़ कही जा सकती है या इनसेंसिटिव है? अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। वो जो निज़ामी साहब का जो पहला सवाल जहाँ से उन्होंने शुरू किया था कि जी जिसने 28 साल की उम्र में शादी की उसने बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं करना है। सो कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली आप मतलब अगेन एक हिस्टोरिकल एम्पेरिकल एविडेंस होती है, वो नॉर्मली आपको ये बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट में प्रोक्रिएशन एक्चुअली बढ़ जाती है, और उसकी वजह शायद ये है कि हमारा DNA जो है इट इज़ डिज़ाइन टू सर्वाइव। सो जब आपको ये डर है कि शायद सर्वाइवल मुश्किल है तो फिर आप के अंदर ही कुछ ऐसा किक इन करता है कि अब सर्वाइवल के लिए परमुटेशंस बढ़ा दीजिए। सो एक तो वो वाली डायमेंशन है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जहाँ तक गरीब वाला मामला है, अच्छा जो हिस्टोरिकल एविडेंस है एक्चुअली वो ये बताती है, स्पेशली पिछले 150-200 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के टाइम की, कि इकोनॉमिक प्रोग्रेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक्चुअली डिटर करती है लोगों को इस चीज़ से कि वो आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा करें, अपने बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग रखें। और उसकी शायद 2-3 वजूहत हों, मतलब अगेन इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक काम भी हुआ है, बट वो उसके भी मल्टीपल वजूहत हैं। एक वजह तो ये होती है कि जब आप मसरूफ़ हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा यार मैं अगर इतने पैसे जोड़ लूँ तो मैं अगला ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ, अगर मैं काम पे इतना फोकस कर लूँ तो मैं अगला ये टारगेट अचीव कर सकता हूँ। और अगर खातून है वो ये सोचती हैं कि मेरी अगर मैं 1.5 साल और लगाऊं तो कंपनी में मेरी अगली प्रमोशन होगी और ये तनख्वाह हो जाएगी। तो ये इटसेल्फ एक ये इकोनॉमिक इंसेंटिव डिटर करता है इस चीज़ को कि मैं बेसिकली मज़ीद बच्चे पैदा करूं, उसकी क्वांटिटी को मैनेजेबल रखूं। दूसरी वजह शायद ये भी होती है कि जब आपके इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं तो आपको पता है कि अब आपके पास सबकॉन्शियस में वही दोबारा आपको पता है कि अब आपके पास सर्वाइवल के, हेल्थ के, एक्सेस टू फूड की, मतलब जो वो सारी चीज़ें जो सर्वाइवल से लिंक्ड हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बेहतर है। तो ये भी फिर आपको कहता है कि अच्छा ठीक है, मतलब जो मोर्टेलिटी रेट हाँ, अगर आप गरीब हैं तो क्योंकि आपकी सही सेहत की सहूलतों पे एक्सेस नहीं है, आपकी मुनासिब डिलीवरी के ऊपर एक्सेस नहीं है, आपकी खाने पीने पे एक्सेस नहीं है, बच्चे शायद आपके मेल न्यूट्रिशन होंगे, तो उनकी शरह-ए-वात या उनकी ज़िंदगी का जो स्पैन है वो उस तरह नहीं होता। तो मतलब एक चीज़ तो जो एविडेंस है, वजह इसकी दोनों में से जो भी हो या शायद दोनों मिलके हों, वो बेसिकली आपको ये बताती है कि जो आपका वो इकोनॉमिक वेलबींग है वो एक्चुअली लिंक्ड होती है इस चीज़ से कि आप सर्वाइवल, हाँ, कि आप बच्चे कम पैदा करते हैं, क्योंकि फिर आपको शायद एक कंफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि अब हम अच्छी हालत में हैं। सो एक तो मतलब ये वाली चीज़। दूसरा अवेयरनेस बिल्कुल बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। कई मुल्क ऐसे हैं, मतलब बांग्लादेश उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। बांग्लादेश में गुर्बत में कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बड़ा इफ़ेक्टिवली अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। और अफ्रीका में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ सक्सेसफुली की है, किसी हद तक इंडिया ने, श्रीलंका ने भी ये चीज़ की है। हम अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ उस तरह नहीं कर सके, बल्कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट जो नीचे जा रहा था वो फिर दोबारा गालिबन पिछली मरदमशुमारी में हमें ये नज़र आया कि उसने फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ उसकी कुछ शायद समाजी वजूहात भी हैं, कुछ शायद ये भी है कि लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी श्रिंक कर रही है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी श्रिंक करती है तो आपका इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है, तो वो भी शायद एक वजह है। अब जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, एक तो देखें ये हमने मसला थोड़ा सा डिस्कस किया कि ज़्यादा आबादी जो है किस सूरत हाल में होती है और उसके अपने मसाइल होते हैं। पाकिस्तान का तो वही जो हमने पहले भी शो पे बात की हुई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का भी फिर शरह वही होनी चाहिए जो पॉपुलेशन के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसे नहीं हो रहा। वेस्ट के अंदर यूरोप चले जाएँ, यहाँ पे साउथ में जापान चले जाएँ, तो वहाँ पे तो इससे उल्टा मसला है
कि वहाँ पे आबादी बढ़ ही नहीं रही बल्कि वो तो रिवर्स की तरफ जा रही है। सो फॉर द ऑडियंस इस चीज़ का क्या आपके मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं एक मुल्क के लिए कि जी आबादी आपकी जो है आपकी कम हो रही है, कि मतलब एल्डरली ज़्यादा है। पाकिस्तान की तो 64% आबादी जो है वो 30 साल तक की है। एक मुल्क जिसके अंदर आपकी एल्डरली आबादी बढ़ रही है और पीछे से यंगर लॉट जो है वो आ ही नहीं रही, क्या उसके इकनॉमिक और बाकी सोशल इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं ऐसे ममालिक में, जो हो रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है? देखिए इसमें ना कुछ चीज़ें होंगी, और वो कुछ चीज़ें तो ये होंगी बेसिकली कि एटलीस्ट शॉर्ट टू मिड टर्म में ये एक इशू रहेगा, आबादी कम होना, क्योंकि अभी तक हम मतलब कई बेशुमार ऐसी चीज़ें इकॉनमी में जिनकी ह्यूमन रिलायंस एग्जिस्ट करती है। सो वो कंसर्न तो मतलब एटलीस्ट जापान जैसे मुल्कों को या और दूसरे मुल्कों को शॉर्ट टू मिड टर्म रहेगा। मतलब जापान जो बहुत ज़्यादा क्लोज सोसाइटी है, उसने भी को पिछले 7-8 साल में ये फैसला किया कि उसको अपने मुल्क में इमिग्रेंट्स को इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं नर्सिंग की, होम केयर की और दूसरी मतलब बार्बर एट्सेट्रा बेशुमार सर्विसेज ऐसी होती हैं जो शायद मशीनें ये काम नहीं कर सकती हैं, जिसके लिए अभी भी हमें लोगों की ज़रूरत है। और हमारे पास क्योंकि जवान लोग कम हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम लोगों को बाहर के मुल्कों से अपने मुल्क में आने की आज़ादी दे दें। यही काम आज से कोई स्पेशली अगर हम वेस्ट के केस में देखें तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में मारी गई थी, तो बहुत से इमिग्रेंट्स जो थे वो एशिया के और अफ्रीका के मुल्कों से लाकर वहाँ उनको ओपन कर दिया गया था, और अभी भी वो प्रोसेस एक कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। अमेरिका तो ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली वैसे ही मतलब इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, अब वहाँ शायद थोड़ी सी पॉलिसी जा रही है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि शॉर्ट टर्म में ये होगा, और वो मुल्क जो ये प्रेशर फील कर रहे हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में कोई इमिग्रेशन को लेबर इंडक्शन के ऊपर फोकस करना। लेकिन इसकी एक दूसरी डायमेंशन भी होगी जिसका आई थिंक थोड़ी देर पहले अली ने जिक्र किया था, और वो बेसिकली ये है कि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उस तरफ को जाती जा रही हैं कि बहुत से काम जो शायद लोग कर सकते थे, ह्यूमन लेवल पे किए जा सकते थे, वो अब शायद मशीनों से किए जा सकते हैं। मसलन पहले आज से मतलब 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक आपको वैक्यूम क्लीनर चलाने के लिए भी एटलीस्ट अपना हाथ इस्तेमाल करना पड़ता था। अब चाइना, जापान वगैरह में ऑटोमेटेड मशीनें आ गई हैं जो बेसिकली घर की सफाई, आपकी हर तरह की कोने खुदरों की सफाई भी। यहाँ पे वैसे सॉरी आपको रोकूंगा इसी पॉइंट से, हमने यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं, प्लीज साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मलिक साहब से सवाल किया गया था पॉपुलेशन इंक्रीज़ का नहीं बट डिक्लाइन का, और आप बता रहे थे उससे कुछ मसले मसाइल तो वर्कफोर्स में आ सकते हैं। अभी बड़ी ह्यूमन ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं दुनिया मांगती है, मुल्क मांगते हैं, लेकिन अली ने जैसे कहा कि AI और बाकी टेक्नोलॉजी के अंदर जो एडवांसमेंट हो रही है, काफ़ी चीज़ें, जैसे आप एक वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल दिए कि ऑटोमेटेड आ रहे हैं, तो आप उस पॉइंट को ज़रा कंप्लीट करेंगे। देखिए इवेंचुअली ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माशरे जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, वहाँ ये डिक्लाइन इटसेल्फ एक इंसेंटिव भी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को मज़ीद बढ़ाया जाए, बिकॉज ह्यूमन कॉस्ट वही वाली बात है, टेक्नोलॉजी की अपनी कॉस्ट होती है। तो अगर किसी स्टेज पे ह्यूमन कॉस्ट बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम होते होते ह्यूमन कॉस्ट की तरफ आ रही है, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जल्दी आ जाएगा जहाँ पर वो चीज़ें जिनको हम शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर ह्यूमन कॉस्ट ऑफ लेबर रिलेटिवली बहुत कम है वो तसव्वुर ना कर सकें, लेकिन उन माशरों में वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उस वजह से जो अडेप्टेशन है उस टेक्नोलॉजी की, ऑटोमेशन वाली की, वो बढ़ जाएगी। मेरा अगला सवाल यही था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि ओवर पॉपुलेटेड लफ्ज़ तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमारी इकॉनमी जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी उसकी जो है बड़ी कम है। ये तो देखें पाकिस्तान हमेशा से कर रहा है, अब सऊदी अरेबिया देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, पाकिस्तानी वर्कफोर्स पहुँच जाती है वहाँ पर। लेकिन क्या ये बात भी सच नहीं है कि हमारे इधर अनस्किल्ड जो वर्कफोर्स है वो बहुत ज़्यादा है और स्किल्ड वर्कफोर्स कम है? सो ऐसे मुल्कों में पाकिस्तान का कोई फ्यूचर है कि जैसे जापान हो गया, यूरोपियन ममालिक हो गए, जो कहें जी कि हम उन ममालिक से लोग लेकर आएँ जो यहाँ पे स्किल ओरिएंटेड काम करें, तो पाकिस्तान शायद इस मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता फिर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड मतलब एक तो वही वाली बात कि जो स्किल सेट चाहिए है आपको नए दौर की मईशत के लिए, आपके पास वो एग्जिस्ट नहीं करता। बट दूसरा शायद उसके साथ एक और चीज़ अगर मैं ऐड कर दूं तो वो ये भी है कि शायद नए दौर की मईशत में अब आपका ह्यूमन रिसोर्स रिलायंस जो है वो भी शायद कम होना शुरू हो जाएगी वैसे ही। तो मतलब फॉर इंस्टेंस अब जिस तरह आप
वो देखें कि अगर आप से फॉर इंस्टेंस फार ईस्ट के बहुत सिंगापुर चले जाएँ या चाइना चले जाएँ या इवन जापान चले जाएँ, अब बेशुमार स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, मतलब वो सब का सब ऑटोमेटेड है, उसकी एंट्री से लेके बिलिंग से लेके एग्ज़िट तक एक एक चीज़ जो है वो ऑटोमेटेड है। अगर आप थोड़ा सा सर्च करें अली बाबा के ऊपर तो वहाँ वेयर हाउसिंग सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो कुछ लाख डॉलर से शुरू हो जाते हैं, मतलब वो बहुत, अगर आप इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में देखें थे, और वो बेसिकली आपके पूरे वेयर हाउसिंग ऑपरेशन को ऑटोमेट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको 2 या 3 लोग चाहिए हैं जो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनेज कर सकेंगे। सिमिलरली अगर आप मतलब टेक्सटाइल या अपैरल में बात करें, हमारे यहाँ तो ये बड़ा वर्कफोर्स इंटेंसिव सेक्टर है, बट चाइना में, इवन वियतनाम में अब ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं, स्टेशन बने हुए हैं, और बेसिकली आपकी वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट शायद उसका 10% 12% भी नहीं रह गई है जो हमारे यहाँ कंपेटिटिव उसकी है। तो एक बार आपकी बात सही है कि एक तो ये कि जब तक लोगों की ज़रूरत है हमारे पास वो स्किल सेट उस तादाद में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉर इंस्टेंस अगर जापान में या यूके में क्वालिफाइड नर्सेस की ज़रूरत है फॉर इंस्टेंस, तो हमारे यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वो स्किल सेट इतना एग्जिस्ट नहीं करता है, या और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। दूसरा ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि इट्सेल्फ शायद कुछ, अभी तो ये कुछ साल का गैप है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स हो, शायद उससे आगे जाके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट ही डिमिनिश करना, जब तक आप पहुँचे वहाँ पे ज़रूरत ही ना पड़े। और यहाँ पर भी देखें, अब हम आए दिन सुनते हैं कि चाइना 10 मंजिला इमारत एक दिन में खड़ी कर लेता है। अब वो जाहिर है वो मज़दूरों की मदद से तो नहीं खड़ी करता होगा, वो उन्होंने वो निज़ाम भी ऑटोमेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो सरमायादार है उसको कितना अरसा लगेगा कि वो कुछ पैसे जोड़ के वो सारा ऑटोमेशन को पाकिस्तान भी ले आए। तो यहाँ पर रहते हुए भी मज़ीद ज़रूरत कम हो जाएगी अनस्किल्ड वर्कर्स। जी एक्चुअली ऐसे ही होगा इवेंचुअली गोइंग फॉरवर्ड। दो में से एक चीज़ होगी, एक चीज़ ये होगी कि सरमायादार अडेप्ट करेगा और वो उसको ले आएगा, और अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो फिर उसकी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस रहेगी तो वो वैसे ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मसला आगे चलकर रहेगा हमारे लिए। और फिर इसमें एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान उस तरह से को डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। आप मतलब थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकले तो आपको नज़र आता है कि बड़े रकबे हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान, और जिसमें इंडिया भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है और ममालिक शामिल हैं, वो अनइनहेबिटेबल होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट और इस तरह की चीज़ों की वजह से। तो अगेन यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी यहाँ से निकलने की। और अगेन जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाहर अब अभी तो चले शायद है, कुछ अरसे में शायद डिमांड भी नहीं रहेगी, तो बड़ा एक अजीब से ट्रैप में फंस सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज है वो वैसे भी मतलब एक इशू रहेगा। सो फॉर इंस्टेंस ये नॉर्थ इंडिया के इलाके स्पेशली और हमारे इलाके जो हैं, मतलब लाहौर फॉर इंस्टेंस देखें तो लाहौर कोई 150 किलोमीटर का, अगर आप आधा सेमी सर्कल 150 किलोमीटर रेडियस का देखें तो यहाँ आपको खाली जगह अब ना होने के बराबर मिलती है। अगर आप जब आप झेलम दरिया टापते हैं वहाँ से लेके तो मुल्तान तक तकरीबन अब आपको खाली जगह बहुत कम मिलती है। और अगर आप उस तरफ को चले जाएँ तो कुछ फैसलाबाद झंग तक का इलाका ऐसा है जहाँ पर आपको अब सब कुछ ही बहुत थोड़े खुले खुले इलाके नज़र आते हैं। और अगर आप इस इलाके की पॉपुलेशन देखें तो ये को तकरीबन 7-7.5 करोड़ है। इसी तरह अगर आप दिल्ली के आसपास का इलाका देखें तो तकरीबन को 75-100 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पर भी को 8-9 करोड़ लोग रहते हैं। बड़ा डेंस पॉपुलेटेड। इसके इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। दूसरा ये कि हमारा जो वाटर सोर्स है प्राइमरली वो ग्लेशियर्स हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोनों तरफ ग्लेशियर जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मेल्ट कर रहे हैं। मतलब एक इशू तो वो इंडिया पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी वाला है जो एग्जिस्ट करता है, बट शायद एक ज़्यादा बड़ा इशू ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास गोइंग फॉरवर्ड पानी की अवेलेबिलिटी इंडस वाटर ट्रीटी और नो इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही शायद ना रहे। और इसमें अगेन मतलब बहुत से सिनेरियो हो सकते हैं गेम थ्योरी के, बट जहाँ पर भी ये पहले और ज़्यादा इंटेंस हिट करेगा वहाँ से एक्चुअली एक डेमोग्राफिक प्रेशर दूसरी साइड पे आएगा। मतलब हम ना वो दोबारा ये चीज़ ध्यान में नहीं रखते हैं कि इस तरह के जो क्राइसिस और कैटास्ट्रफीज़ हैं ये एट टाइम्स ट्रिगर करते हैं पॉलिटिकल चेंजेस को भी। मतलब पॉलिटिकल चेंजेस नॉट ओनली इंटरनली बट लाइक ऑन अ
ऑन अ जियो स्ट्रेटिजिक लेवल एज वेल। मतलब अगर एक इलाका होगा जहाँ पर कई करोड़ की आबादी है जिसके पास पानी और खाने को कुछ नहीं रह गया, तो उसके अपने प्रेशर होंगे जो आएंगे और जो उसकी बेसिकली आसपास की रियासतों को भी फेस करने पड़ेंगे। तो ये भी एक एक्चुअली थ्रेट है जो किसी स्टेज पे शायद मतलब गोइंग फॉरवर्ड इवन अपना इंटरनली भी वो जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब अगर इस इलाके में पानी कम हो जाता है और यहाँ पर कुछ 7-8 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि फर्दर वेस्ट माइग्रेट करें, इवन पाकिस्तान के अंदर ही करें, तब भी एक इतनी बड़ी तादाद की आबादी का डेमोग्राफिक प्रेशर है, या साउथ में करें या नॉर्थ में करें। और दूसरा ये भी है कि अगर ये सिचुएशन बॉर्डर के दूसरी तरफ होती है तो उधर से जो प्रेशर हमारी तरफ आ रहे होंगे उसके जो चैलेंजेस होंगे वो भी एक्चुअली एक बड़ा सीरियस कंसर्न होगा आगे चल के हमारे लिए। जी तो मसला ये है कि इसको क्या आपको लगता है कि अगर आज हम इसको एड्रेस करें तो मुस्तकबिल में बेहतर नताइज देख सकते हैं, या अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब बस हमने इंतज़ार करना है और दुआ करनी है, अब हम कुछ कर नहीं सकते? देखें, एक चीज़ तो बड़ी सीधी सी है और वो ये है कि मतलब ऊपर ना भी हो चुका हो तो पानी सर के पास पहुंच रहा है, तो ये तो मतलब गिवन है। करना तो कुछ ना कुछ इन एनी केस पड़ेगा, और कुछ नहीं तो डैमेज कम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना, मतलब कोई हाथ पैर मारना को तो बिल्कुल होना चाहिए। और उसकी जो ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि शायद जितने सीरियस ये इश्यूज़ हैं उस हिसाब से रियलाइजेशन नहीं है। मतलब जो रिस्पॉन्सेस हैं वो टेक्टिकल हैं कि मतलब अगर जी सवात में फ्लैश फ्लड आ गया, लोग डूब गए, तो बस उसको अब हमने किस तरह मैनेज करना है। कोई ब्रॉडर थिंकिंग किसी भी स्टेज पे नज़र नहीं आ रही कि अगर फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान है जिसको आगे चल के मतलब इवन मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से मसाइल आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, किसी हद तक शायद मतलब हमारे यहाँ ये चीज़ कही गई है और सर्वाइवल का इशू है, तो शायद वो चीज़ें जंग तक भी चली जाएँ जिसके अपने फिर डायनामिक्स होंगे। बट इवन अगर वो ना भी हो तो शायद 10, 15, 20 साल में जिस तेज़ी के साथ ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर राइज़ कर रहे हैं, तो शायद फ्लैश फ्लडिंग और ड्राउट की बाउट्स कॉन्टीन्यूसली हमें फेस करनी पड़े। और ये वो चीज़ है जिसके लिए आपको एक ब्रॉडर स्ट्रेटिजिक प्लान की ज़रूरत है कि मतलब जब ये होगा तो हमने किस तरह गोइंग फॉरवर्ड अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। क्या हमें आज से ही आबादी की प्लान मुंतकली शुरू कर देनी चाहिए वगैरह वगैरह। बिल्कुल, अगेन ये बड़े सीरियस मामला हैं यहाँ पर, मैं तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। हमारे साहब एग्रीमेंट में हमसे कि इसके ऊपर आज बैठ के कोई ब्रॉडर स्केल पे सोचना चाहिए। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। तो हमारे साहब आगे चलते हैं ज़रा। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसके अंदर लाहौर शहर को कहा जाता है ये मॉडल शहर है। वो बात छोड़ दें कि जी आज से एक हफ़्ता पहले जो बारिशों का बहुत ज़्यादा जो बारिश हुई थी तो पानी बहुत जगहों पर खड़ा हुआ, लोग जो हैं उन्होंने बड़ी आवाज़ भी उठाई, कुछ लोगों को रेस्ट भी किया। लेकिन लाहौर मानना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे डेवलपमेंट अगर हो रही है लाहौर के अंदर, EPA अगर चल रही है तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर किसी तरह इंट्रोड्यूस करना है मुल्क के अंदर तो लाहौर के अंदर करना है। मतलब पाकिस्तान के अंदर पंजाब सबसे रेलेवेंट और पंजाब के अंदर लाहौर सबसे रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या ये अप्रोच भी आपके ख्याल में ठीक है? जैसे अभी हम लंदन का जिक्र किया, अब UK में भी चले जाए तो लंदन के ऊपर है फोकस कि लंदन को आपने वो बना देना एक जगह, और दीगर और शहर भी हैं वहाँ पे, लेकिन लंदन से आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो वहाँ पे खुली खुली आबादी और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको मॉल फील होता है। तो ये आइडिया अच्छा है या बुरा है कि जी लाहौर को मॉडल सिटी बनाएं और बाकी सारे खुद ही फॉलो करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि अभी ब्रेक से पहले आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि हम प्लान मुंतकली शुरू करें आबादियों की बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जब अप्रोच ये होगी कि हमने हर नई सहूलत लाहौर में ही देनी है तो वो मुंतकली तो हम सोच ही नहीं सकते, तो बल्कि वो दूसरी तरफ से हो रही है, मज़ीद लोग लाहौर में आएंगे, तो ये कैसे चलेगा? अच्छा देखिए, इसमें ना मल्टी फैसेटेड चैलेंज है और उसको हम शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ निज़ामी साहब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि UK में लंदन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अब वो लंदन के फोकस का नुकसान बड़ा हुआ UK को।
और वो नुकसान ये हुआ कि उसी के वजह से सोशल और पॉलिटिकल मसाइल पैदा हुए, जो अल्टीमेटली जो गुस्सा था वो ब्रेक्जिट की फॉर्म में निकला। और ब्रेक्जिट का अगर आप वैसे ओवरऑल यूके के केस में इम्पैक्ट देखें तो वो उन इलाकों की हालत तो शायद को बेहतर नहीं होगी, बट ओवरऑल यूके के लिए भी वो ड्रैग आ गया। तो पहली चीज़ तो ये कि इतनी अगर आपकी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है एक एरिया के ऊपर, बिकॉज यूके में भी ये कहा जाता था कि रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ का फोकस इस तरफ है कि इस तरफ को इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज़ किया जाए, और वो लंदन सेंट्रिक है, तो उस वजह से फिर बाकी जगह जो हैं वो सफ़र करना शुरू कर दी और लंदन की डेवलपमेंट पे और लंदन की ग्रोथ पे फोकस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के इंसेंटिव से बढ़ता गया। तो एक तो इस तरह का बैकलैश आने का चांस सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे इवन आम हालात में भी है। दूसरा मसला ये है कि देखें, आपको ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो सेंट्रल पंजाब है ये बेसिकली एक ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैंडीकैप्ड है। आपके पास सूरज के अलावा कोई इंडिजिनस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। मतलब केपी है जहाँ जिसके पास गैस होती है, बलूचिस्तान के पास गैस के ज़खायर हैं, सिंध के पास गैस के ज़खायर हैं, और कुछ कोयला है, दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। दूसरी चीज़ होती है पानी। सेंट्रल पंजाब के जो 3 दरिया थे वो आपने इवन तब तो खैर उसकी कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ जाएंगी, मज़ीद बिगड़ जाएंगी, बट वो आपने एक मुआहदे के तहत इंडिया को दे दिए थे। तो बेसिकली आपका जो नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर है वो नहीं। और फिर तीसरा ये हुआ कि आपकी जब पॉपुलेशन बल्जनिंग इस इलाके में हुई है तो यहाँ ग्राउंड वाटर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। मतलब लाहौर में मुझे याद है कि मेरे बचपन में को 20-25 फुट के ऊपर आपको बेहतरीन साफ़ पानी का बोर मिल जाता था। अब गालिबन वो 350-400 फुट के ऊपर जाके आपको उस तरह का पानी, उस क्वालिटी का पानी लाहौर में मिल रहा है, विच बेसिकली मीन्स कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल भी बड़ी तेज़ी के साथ डिप्लीट कर रहा है। और आबादी अगर ज़्यादा है तो जितनी मर्ज़ी बारिश हो, जितनी मर्ज़ी फ्लैश फ्लडिंग हो, वो उसको रिवाइव करना एक बड़ा सीरियस चैलेंज होगा। सो एक तो चीज़ जो आपके सोचने की है वो ये है, और तीसरी चीज़ ये है कि लाहौर के आसपास कोई समंदर भी नहीं है जहाँ से आप ये कर सकेंगे डीसैलिनाइजेशन के थ्रू आप यहाँ पानी, मतलब कराची के पास आबादी बढ़ने के बाद इवेंचुअली एक ऑप्शन रहेगा, उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बात की बात है, और वो ये होगा कि आप डीसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, समंदर का पानी को डीसैलिनेट करेंगे और शहर की ज़रूरतें पूरा कर देगा। लाहौर के पास या इस सेंट्रल पंजाब के इलाके के पास ये वाला ऑप्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद आपका सारा फोकस इधर होना वो शायद थोड़ा सा मतलब वो जिसको कहते हैं ना, वो ब्रॉडर पिक्चर को मिस करने वाली बात है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में जो एक और मसला है वो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है हमने सिर्फ 2 नए शहर बसाए हैं। एक इस्लामाबाद, जिसको एक ख़ास मकसद के लिए बसाया गया था, उसके कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल के लिए। दूसरा गवादर है। उसके अलावा हमें मतलब इन 80 साल में, 75 साल में इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि हमारे मुल्क में हमें शायद नए शहर, नए इलाके बसाने की ज़रूरत है, और शायद हमें अपना फोकस डेवलपमेंट का कोई इस तरह, और कुछ नहीं, मतलब गवर्नमेंट खुद शहर प्लान ना करे बट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इस तरह दे कि लोग उन इलाकों की तरफ ज़्यादा मूव करें जहाँ पर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर रिलेटिवली कम है। मसलन जिस तरह मगरबी पंजाब है, वहाँ पर दरिया अभी भी फंक्शनल हैं, आबादी आपने जिस तरह जिक्र किया कम है, तो शायद गवर्नमेंट को इंसेंटिव ये देना चाहिए था कि आबादी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को मूव करें, मंडियाँ उस तरफ को मूव करें। लेकिन जब आपका कंसंट्रेशन ये होगी कि जनाब आपने हर चीज़ को एक सेंटर के साथ कनेक्ट कर देना है, और वो बेसिकली सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ से चीज़ें निकलेंगी, तो वो उसके मसाइल हैं जो इस वक्त आपके साथ आ रहे हैं, और आगे चल के शायद थोड़ा से ज़्यादा इनको एम्पलीफाई होंगे। तो आपके ख्याल में जब यहाँ पर पॉलिसी साजी होती है, हमारे जब लेजिस्लेटर्स बैठते हैं, तो कोई उनके पास एडवाइज़र ही नहीं है ये बताने सिखाने वाले, या फिर वही वाली चीज़ है कि जिस तरह बलूचिस्तान को बड़ा गिला है कि जी वो, और वो ख़ुद कहते हैं कि जी हमारे पे क्यों आपकी नज़र होगी जब पूरे बलूचिस्तान की जितनी नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो आपको पंजाब में एक शहर से मिल जाएंगी, तो आपकी तो जाहिर है सारी जो तवज्जो है वहीं रहेगी। तो ये वाला प्रॉब्लम है। देखिए वही वाली बात है, मतलब हमने पिछली नशिस्त में भी ये बात की थी, जब तक आप डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको ग्रास रूट पर नहीं लेके जाएंगे, ये मसले रहेंगे।
मतलब बलूचिस्तान के पास नेशनल असेंबली की एक सीट भी हो, लेकिन उसके फ़ैसले जो हैं वो लोकल टाउन लेवल पे, विलेज लेवल पे, शहर के लेवल पे हो रहे हैं, तो ये मसाइल उस तरह नहीं फैलेंगे। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी बेसिकली ये हो रहा है कि मेरी गली, सीवरेज, पानी के कनेक्शन, गटर, एयरपोर्ट, मोटरवे, ट्रेन, सब के फ़ैसले या लाहौर में हो रहे हैं, या कराची में हो रहे हैं, या पेशावर में हो रहे हैं, या कोयटा में हो रहे हैं, या इस्लामाबाद में हो रहे हैं। तो वो उसमें ज़ाहिर सी बात है, जब आप लाहौर बैठ के फ़ैसले कर रहे हैं तो फिर आप यही कहते हैं कि अच्छा यार ये मतलब एक तो सीधी सी बात है, मतलब वो वाली चीज़ है कि ऑफ कोर्स जो मेट्रोपोलिस है ये इंजन होंगे गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ के, तो आप लाहौर कराची को इग्नोर नहीं कर सकते। मगर लाहौर कराची के साथ भी अगर आप देखें तो दूसरी तरफ ज़्यादती ये हो रही है कि लाहौर कराची जैसे शहर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में होते हैं तो ये ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। मतलब लाहौर के ऊपर बाकी पंजाब के MPAs या उनकी मुंतखब वज़ीर आला का कोई अमल दखल होना ही नहीं चाहिए था। लाहौर मतलब इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ साइज़, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडिजिनस इकोसिस्टम, या कराची फॉर दैट मैटर, वो एक इतना साइजेबल एंटिटी है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्फ गवर्नेंस के बगैर उसको आप सस्टेनेबली चला ही नहीं सकते हैं। तो एक वज़ीर आला जिसकी ज़िम्मेदारी अटक से लेकर रहीम यार खान तक है, उसके वो तवज्जो ही नहीं हो सकती है इस तरफ को, और फिर वो भी एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, मतलब लाहौर की अपनी कोई इंडिजिनस ब्यूरोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई लाहौर की अपनी इंडिजिनस प्लानिंग एंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। LDA का चेयरमैन भी वज़ीर आला ही ने फैसला करना है। LDA भी एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी ही है, वहाँ लाहौर के लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ नहीं है। सेम गोज़ विद कराची, सेम गोज़ इवन विद इस्लामाबाद। मतलब पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जी CDA की एंटिटी जो है, ये अल्लाह करे कि इस तरफ कुछ चीज़ें चलना शुरू हो जाए, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक गलत एंटिटी है और इंतज़ाम जो है वो इस्लामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास या इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास होना चाहिए शहर का। तो जब तक ये फंडामेंटल ठीक नहीं होंगे और आप चीज़ों को सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी से चलाते रहेंगे, तो आपकी फिर सारी की सारी प्लानिंग और वो रिसोर्सेज का रुख वो उसी तरफ होगा जहाँ देखें आप, मतलब एक सेक्रेटरी साहब अगर लाहौर बैठते हैं और उनको नज़र आता है कि फ़िरोज़पुर रोड पे पानी खड़ा होता है और एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो पहली तवज्जो इसी चीज़ पे होगी कि जी फ़िरोज़पुर रोड को दोबारा ठीक कर दिया जाए। भले वो 2 साल पहले ठीक हुई हो, भले वो 4 साल पहले भी ठीक हुई हो, भले वो 8 साल पहले भी ठीक हुई हो। सो जब लोगों को ये नज़र आएगा कि अच्छा यार यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लिविंग रिलेटिवली बेहतर है, तो वो फिर बिल्कुल इंसेंटिव। और अगेन हमारा पिछला जो एपिसोड था मलिक साहब से, उसके अंदर हम तकरीबन सेम कंक्लूजन पहुँचे कि आपको स्ट्रेटिजिकली आपको हायरार्की अपनी ओवरऑल करनी पड़ेगी और वे ऑफ थिंकिंग ओवरऑल करना पड़ेगा। तो बड़ा सर फिर वक्त ख़त्म हो जाता है हमारा। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।